मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और ईश्वरदा मैथ अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या रहेगा? कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल वैसे तो 9th क्लास का चैप्टर है, बट ये स्टार्ट हो जाता है 6-7 से। 6-7-8 इन सब में क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन है। तो आप 9th क्लास तक के स्टूडेंट जो हैं 6 क्लास से लेके, ये वीडियो उनके लिए भी है, और अगर उसके नेक्स्ट क्लास जैसे 10th 11th 12th यदि किसी का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल हमारा एक 4 साइडेड पॉलीगन है। 4 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। मैं इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। सपोज करूं मैं इसमें इसका नाम दे देता हूं ABCD। वैसे तो आपको ये पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना है हमें। थोड़ा सा डिस्कस सिर्फ इसलिए करना है ताकि क्वाड्रिलेटरल के कंसेप्ट को अच्छे से हम समझ सकें। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें कोई कंसेप्ट समझना होता है, तो अगर कोई उसका बेसिक है जो कुछ पहले की क्लासों में रहा हो, तो उसको भी हमें थोड़ा सा पढ़ के ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो सके। तो इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं। जैसे ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स है और ये चौथा वर्टेक्स है। 4 वर्टेक्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, और हमें इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन भी कह सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए 4 साइडेड polygon having its 4 vertices, 4 angles, 4 vertices, 4 angles and 4 sides। ठीक है, अब अगर वर्टिसेस के बारे में बात की जाती है तो वर्टिसेस क्या हैं हमारे? वर्टिसेस हमारे ये रहेंगे, वर्टिसेस हैं A, B, C एंड D, और ये कुछ भी हो सकते हैं। आप जैसा भी इसका नाम देंगे, जैसे अगर मैं इसको PQRS बोलता हूं तो फिर वर्टिसेस हमारे PQRS हो जाएंगे। देखो, अगर आप सिंगल वर्टेक्स की बात करते हो तो इसको वर्टेक्स बोला जाता है, और एक से ज्यादा वर्टेक्स की बात करते हो तो उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी? साइड्स हमारी है जैसे AB, 2 वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है, 2 वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, या लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, AB, इनको हम साइड्स बोलते हैं। AB, BC, CD एंड DA, या AD भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड 4 एंगल्स। 4 एंगल्स होते हैं हमारे, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। देखिए, हमने पहले की चैप्टर में पढ़ा होगा, एक लाइन्स एंड एंगल्स भी चैप्टर है। ठीक है, उसमें हमने, अभी तो मैंने खैर उसकी वीडियो नहीं डाली है, लेकिन जब मैं उसमें
डालूंगा वीडियो, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इस एंगल को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। आप इस एंगल को ये जो गैप है ना दो साइड का, जो ये एंगल है ए, वो ये वाला एंगल है। अब ये एंगल किस किस से बन रहा है, ए बी एक साइड है और एक ए डी एक साइड है, ठीक है। ये इन दो साइडों से मिलकर बना हुआ है। अब इन दोनों साइडों को इस एंगल की आर्म्स बोला जाता है, आर्म्स, भुजा, ठीक है, हिंदी में इसको भुजा बोलते हैं। तो ये दोनों इसकी भुजाएं हैं, आर्म्स हैं। तो हम क्या इसको नाम और दे सकते हैं, हम इसको नाम एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी ए डी, एंगल बी ए डी, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल बी ए बी। हमें जो एक्चुअल एंगल है हमारा, जो गैप है, उस पॉइंट को, उस वर्टेक्स को हमें बीच में रखना है। और जो आर्म्स की स्टार्टिंग हो रही है, जैसे इस आर्म की स्टार्टिंग हम बी से अगर करते हैं, तो या तो हमें इस तरीके से नाम देना है बी ए डी, या नाम देना है डी ए बी, ठीक है। तो आप इसे डी ए बी भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर मैं एंगल बी की बात करता हूं, ये एंगल बी है, तो आप इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी, ए बी और बी सी के बीच का जो गैप है, ठीक है। तो या तो इधर से स्टार्ट करेंगे या सी बी ए, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सी का नाम फिर से लिखना चाहूंगा इसी तरीके से, तो सी का नाम क्या हो जाएगा, बी सी डी या डी सी बी, इस तरह से। ये हमारा जो मेन है एंगल, उसका जो वर्टेक्स है वो बीच में रहना चाहिए, एंगल बी सी डी और एंगल डी सी बी। तो फिर डी एंगल को क्या लिख देंगे, एंगल ए डी सी और एंगल सी डी ए। तो आप एक क्वाड्रिलेटरल को, एक क्वाड्रिलेटरल की तीन टर्म्स हैं उसमें, एक क्वाड्रिलेटरल में तीन टर्म्स हैं, वर्टिसेस है, साइड्स है और एंगल्स है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है या इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है, तो उसमें हमें साइड्स और एंगल्स पर ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। साइड्स और एंगल्स के बारे में हमें पता करना है। क्या पता करना है, देखो इसकी जो टाइप्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है और काइट है। तो ये सब जो है ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है। अच्छा, एक और बात रह गई है इसमें, इन चारों एंगल का सम, इन चारों एंगल का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, इन चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। क्या होता है, 360 डिग्री। जैसे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल्स का सम कैसे निकाला जाता है। जैसे n-2 मल्टीप्लाई 180, ये एक फॉर्मूला है इसका, जिससे आप किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं। यहां पर n क्या है, यहां पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं, तो मैं n की जगह 3 पुट करूंगा, 3 - 2 होता है 1, 1 की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स हैं, ये देखो हमने लिखा भी है 1 2 3 4। तो 4 साइड्स हैं, तो n की जगह 4 पुट करेंगे। जब 4 पुट करेंगे तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2, और 2 की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो क्या आएगा, 360, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोडक्शन है एक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है।
यहां पर हमारे पास 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। अब जरा देखना, एडजेसेंट हमें दो बातें पता होनी चाहिए, एडजेसेंट और अपोजिट। एडजेसेंट क्या होता है, अगर मैं साइड्स के बारे में बात करता हूं तो AB के जो एडजेसेंट वाली साइड है, AB की जो एडजेसेंट साइड है वो BC है, या फिर AB की एडजेसेंट साइड वो AB है, जो बिल्कुल एक के बाद जस्ट दूसरी आई कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, वो एडजेसेंट हो गई। अब BC के एडजेसेंट एक तो CD है और एक वापस AB है। CD के एडजेसेंट वाली CB है या BC है, और CD के एडजेसेंट वाली एक AD है, या इसको DA भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? अपोजिट का मतलब है AB के जस्ट सामने वाली साइड जो कि CD है, AB के जस्ट सामने वाली साइड जो कि CD है। तो AB के अपोजिट हो गई CD और AD के अपोजिट हो गई BC, ठीक है। तो इसमें एक पेयर हमारा बन गया अपोजिट साइड का AB एंड CD, ये एक पेयर हुआ, और दूसरा पेयर हुआ AD एंड BC, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं, एक तो AB एंड CD हुआ एक पेयर अपोजिट साइड का, और एक हुआ AD एंड BC अपोजिट साइड का, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दो ही पेयर एंगल्स के हैं अपोजिट, एंगल A और एंगल C, ये दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के सामने हैं, तो अपोजिट एंगल्स होंगे। ऐसे ही B और D ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। तो दो पेयर हमारे पास अपोजिट एंगल के हो गए। अब हमें ये ध्यान करना है कि ये चारों साइड किसी किसी कोऑर्डिनेटर में इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है, चारों साइड। किसी में चारों एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, या किसी में अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि ये 50-50 हो गए, और बचा कितना हमारे पास 260, तो 130 ये हो जाएंगे, तो ये अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। ऐसे ही ये दोनों साइड सपोज करते हैं ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है किसी कोऑर्डिनेटर में, ये 7 है तो ये भी 7 है, इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं। तो जिस तरीके से साइड्स गिवन होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या पैरेलल भी हो सकती हैं, अपोजिट साइड्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो सकते हैं, या किसी कोऑर्डिनेटर में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो सकता है एंड द अदर पेयर इज नॉट पैरेलल, ठीक है। दूसरा पेयर हमारा पैरेलल नहीं भी हो सकता और एक पेयर पैरेलल हो सकता है। तो जैसे जैसे इसमें इस तरीके से डेटा गिवन होगा, उसी तरीके से इसका नाम चेंज हो जाता है कोऑर्डिनेटर का, जिसे हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो अब हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर पढ़ लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या होता है? अब देखो, जैसे जैसे मैंने बात की थी, एक कोऑर्डिनेटर में 4 साइड और 4 एंगल्स होते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि एक कोऑर्डिनेटर को ऐसा लेते हैं जिसमें केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। सपोज करो ये एक अपोजिट साइड, ये हमारी एक कोऑर्डिनेटर ABCD है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर ABCD है, और इसमें वन पेयर AB एंड CD, ये दोनों साइड जो हैं ये एक ही पेयर हुआ दो साइड का, तो ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर किसी कोऑर्डिनेटर में केवल वन पेयर, केवल एक पेयर आपको अपोजिट साइड का पैरेलल दिया होगा, पैरेलल तो आप समझते हैं ना, पैरेलल क्या होता है? पैरेलल इस तरह से दो लाइंस होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, ठीक है, जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे रेल की पटरियां
हाँ, एक और बात है, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे और अगर ये 90 डिग्री बनाती हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों लाइंस के बीच की। एक और कहीं पर ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है सपोज करो, तो ये दोनों डिस्टेंस हमेशा सेम होंगी। दो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहीं भी निकालोगे तो वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को मतलब मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स से सुना है कि वो कहते हैं कि पैरेलल लाइंस जो है इन्फिनिटी पे मीट करती है। तो ये कुछ साइंस का नया कंसेप्ट आया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप एक बार साइंस में हो सकता है कि ऐसा कुछ होता हो, बट मैथमेटिक्स में तो ऐसा नहीं होता, अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है ऐसा, ठीक है। तो और उसका कंसेप्ट मुझे पता भी नहीं है, अगर ऐसा प्रूव हो गया होगा तो आप देख लीजिए कि भाई एक बार साइंस वाले टीचर से कंफर्म कर लेंगे कि क्या ये इन्फिनिटी पे मीट करती है या नहीं। बट अभी तक हमने जो पढ़ा है मैथमेटिक्स में तो यही पढ़ा है कि वैसे तो मैथ भी साइंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। अगर साइंस में प्रूव हो गया तो हमें मैथ में भी मानना पड़ेगा, बट हमें कैलकुलेशन वहाँ तक नहीं करनी है, हमें तो एक सिंपल सी बात समझनी है कि पैरेलल लाइन जो है वो कभी मीट नहीं करती, ठीक है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, तो इसका जो नाम हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का वो हो जाएगा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, इसको कभी कभी कोई ट्रेपेजोइड भी बोल देता है, ट्रेपेजोइड भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, किसी किसी बुक में, ठीक है। तो वैसे इसका नाम ट्रेपेजियम होता है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं इसकी टर्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी, एक पेयर इसमें वन पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है। अच्छा, एक और कंसेप्ट बताता हूं आपको पैरेलल लाइंस का। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, और ये है एक ट्रांसवर्सल। क्या है ये, एक ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों लाइंस के जो इंटरनल एंगल्स हैं एक लाइन के, ये ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ वाले, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले, एक साइड वाले, तो इनको, इनका जो सम होता है ना, जैसे एंगल 1 और 2 है ये, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका जो रीजन है होता है वो होता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इस तरह से पूरा बोला जा सकता है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। तो ऐसे ही यहां भी हम देख सकते हैं कि अगर ए बी पैरेलल सी डी है और ये जो लाइन जा रही है ये साइड, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये तो एक ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल होगी, तो फिर इसका मतलब है ये प्लस ये एक ही ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल है दोनों, इस तरह से है। अगर मैं ये हटा देता हूं यहां से तो देखो ये इस तरह से क्वाड्रिलेटरल टाइप बन रहा है, ठीक है ना, इस तरह से बन रहा है। तो ये प्लस ये 180 है, तो फिर ये प्लस ये भी 180 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तीसरी प्रॉपर्टी फिर इधर भी हो जाएगी, यही चीज देखो इधर भी है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब अगर कभी इसका एरिया फाइंड करने के लिए आ जाए, वैसे तो ये 8th क्लास का पार्ट है एरिया फाइंड करना, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ये किसी क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हमें तो कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो कभी एरिया फाइंड करने के लिए आ जाए तो एरिया होता है इसका 1/2 मल्टीप्लाई
देखो एरिया के लिए ना हमें एक तो बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए इसमें। अब सपोज करो मैं डी को एक वर्टेक्स लेता हूँ जिससे एक परपेंडिकुलर हाइट खींचता हूँ, इसमें ये ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको एच मान लेता हूँ और ये हमारी हो गई ए बी सी डी, इसको ई मान लेते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ई। तो ये जो हाइट है ये कहाँ पर, कौन सी वाली साइड पर है हाइट, इसका बेस है हमारा ए बी, ठीक है, जिस पर ये ड्रॉ की गई है, जिस पर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ की गई है, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही बात है, 90 डिग्री पर होती है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें इसका जो एरिया निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा कि 1/2 मल्टीप्लाई हाइट और इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम ए बी प्लस डी सी, या सी डी भी बोल सकते हो। तो ये हमारे, इसको हाइट को यहां भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। ये हमारा कोऑर्डिनेटर के टाइप का एक पार्ट है, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था कि किसी कोऑर्डिनेटर में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल। तो अब इसको मैं रब करता हूं और फिर हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है, मैंने बात की थी अगर किसी कोऑर्डिनेटर में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं तो उसका नाम क्या होगा, ए बी सी डी, इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे इसको, पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी कोऑर्डिनेटर का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टियां बहुत होती हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। और पूरे क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में, जो 9th क्लास का चैप्टर है, पूरे क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में जितनी हम प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, या पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में जितनी प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे वो सब हमें प्रूव करनी है, यही पूरे चैप्टर में है, यही पूरे 9th के चैप्टर में यही सब कुछ प्रूव करना है। जो जो हम यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो सब कुछ प्रूव करनी है, ये पूरा कंसेप्ट है उसका, पूरा चैप्टर में यही है बस, ठीक है। तो आपको यही सबसे बेसिक फंडामेंटल्स है क्वाड्रिलेटरल का, अगर आपको ये आ गया तो 9th के चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। बल्कि क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे वो 8th में हो, चाहे 7th में हो, या फिर आगे की क्लास में तो नहीं है, बस उनके कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में हम क्या क्या बात करते हैं, देखो इसमें पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये दोनों पेयर अपोजिट पेयर है, ठीक है, एक और एक दो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल भी होती हैं आपस में, और ये दोनों इक्वल है। सपोज करो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, इस तरह से, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल भी होते हैं, दोनों पेयर्स, ठीक है। तो इसको एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मैं अगर इसको अलग से कहीं लिखता हूं तो ये गलत मानी जाएगी, ये जो लैंग्वेज लिखी है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर बात पैरेललोग्राम की चल रही है और ये पैरेललोग्राम की हेडिंग लिखी हुई है, इसलिए ये बात ठीक है। नहीं तो आपको जनरल फॉर्म में अगर लिखना है तो ये लिखना है बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम या ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, आर इक्वल एंड पैरेलल। अच्छा, इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं भाई। ठीक है, ये ए और सी इक्वल होगा आपस में और बी और डी इक्वल होगा। तो इसमें लिखेंगे बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, मैंने अभी ट्रेपेजियम में बात की थी, उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल था। यहां पर तो दोनों ही पेयर पैरेलल है, तो ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी और सी डी अगर पैरेलल है तो ए डी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, फिर एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों पैरेलल्स हैं और बीसी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 होगा। ऐसे ही AB और BC पैरेलल है, तो फिर AB ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा, 180। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। तो ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल C भी 180 होगा। तो इसमें क्या है, ईच पेयर ऑफ द सम ऑफ two adjacent angles, any two adjacent angles, the sum of any two adjacent angles, adjacent मतलब एक के जस्ट बाद वाला या उससे पहले वाला, मतलब कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, ये A का एडजेसेंट B है या D है, B का एडजेसेंट C है या A है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। देखिए, चारों एंगल का सम तो 360 होता ही है, तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की टाइप है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन इसमें कोई भी दो एंगल, आप कॉन्जिक्यूटिव दो एंगल ले सकते हो कोई भी, तो उन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें डायगोनल की और बात करनी थी हमें। अगर मैं ए और सी को ज्वाइन कर देता हूं तो ये एक डायगोनल हो जाएगा, डी और बी को ज्वाइन कर देता हूं ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा। सपोज करो ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ही डायगोनल हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में हमें क्या याद रखना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब एक और बात है, जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये किसी ना किसी एंगल पर इंटरसेक्ट करते होंगे। ठीक है, तो अगर ये 90 पे इंटरसेक्ट कर जाएं तो फिर इसका नाम पैरेललोग्राम ना होकर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहीं से चेक करना है। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टियां हैं हमारे पास, इतनी ही है इसकी प्रॉपर्टी, कोई और भी होती है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे इतनी ही ध्यान है। कोई और प्रॉपर्टी अगर रह गई होगी तो मैं भी थोड़ी देर में ही याद आ जाएगी, बता दूंगा। ठीक है, बाकी ये सफिशिएंट है। आपको क्या करना है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इक्वल एंड पैरेलल में बहुत बड़ी बात हो गई है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत मतलब ये एक लाइन में काफी चीजें आ गई हैं। दोनों पेयर, एक तो ये पेयर इक्वल है और एक ये पेयर इक्वल है, ऐसे ही एक ये पेयर पैरेलल है और एक दूसरा पैरेलल। ठीक है, ये बातें समझ रखनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरे चैप्टर में क्या है 9th क्लास के। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या है, आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया होगा और उसमें कोई एक प्रॉपर्टी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ये बोल दिया जाएगा बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब वो बोलेगा कि इसको मतलब पैरेललोग्राम गिवन नहीं होगा, किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको बोल देंगे कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आपको क्या करना होगा, उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा।
या उसमें दे दिया जाएगा सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, तब आपको पैरेललोग्राम करना होगा। या उसमें दे दिया जाएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये गिवन पार्ट होगा, तो आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। सारे पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं, प्रूव करने वाले हैं। पैरेललोग्राम की कोई एक प्रॉपर्टी गिवन होगी, मतलब क्वाड्रिलेटरल दिया होगा इसको और उसकी कोई एक प्रॉपर्टी गिवन होगी पैरेललोग्राम की, वो आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। कोई एक मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में तो कुछ ऐसा आपने पढ़ा ही नहीं था कि उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है, उसमें तो सिंपल है कि 4 साइड होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसमें टाइप्स में हम जाते हैं तो कभी अपोजिट साइड पैरेलल हो सकती है, कभी अपोजिट साइड इक्वल हो सकती है, कभी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, कभी ऑल एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, कभी डायगोनल बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो कोई एक प्रॉपर्टी दे दी जाती है और उसको पूछा जाता है कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, या इसको रोम्बस प्रूव करो, या इसको स्क्वायर प्रूव करो, या इसको रेक्टेंगल प्रूव करो, ठीक है। पूरा चैप्टर आपका इसी पर बेस्ड है। अगर आपको ये आ गया तो पूरा चैप्टर क्लियर है आपका। हाँ, इसके साथ एक और बात होनी चाहिए, आपको कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डाला हुआ है, आप उसमें से जाकर पढ़ सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है और आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर है, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा, बस प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आगे जाके। अभी तो मेरा सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस है, तो मैं अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका क्वाड्रिलेटरल का। तो जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पर। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या क्या चीजें नहीं होती, मतलब पैरेललोग्राम में एक ऐसी क्या बात नहीं होती, पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स है ना, ये इक्वल नहीं होती, ठीक है। पैरेललोग्राम की अगर ये जो दो एडजेसेंट साइड है, देखो अपोजिट साइड तो इक्वल होती है लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती। तो अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए पैरेललोग्राम की, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए पैरेललोग्राम की, तब इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। कहीं कहीं पर रोम्बी भी बोलते हैं, रोम्बी, ठीक है। रोम्बस, तो अब इसको हम बना लेते हैं रोम्बस जैसे। तो रोम्बस क्या होता है? कुछ रोम्बस जैसा बनाते हैं ना इसको, हमें लगना चाहिए ये रोम्बस है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। रोम्बस क्या होता है? ये हमारी थर्ड टाइप हो गई ना। ये हमारी क्वाड्रिलेटरल की थर्ड टाइप हो गई। वैसे ऐसा सीक्वेंस में याद नहीं रखना है कि आपको फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम था और सेकंड वाला पैरेललोग्राम था तो थर्ड वाला रोम्बस, बस दो हो चुके हैं तो इसलिए मैंने नाम बोल दिया थर्ड, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है? पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करती है, मतलब ये यहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं, तो मैं ऐसा लिख दूं इसको कि इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। अगर मैंने इतनी सी बात लिख दी पैरेललोग्राम में, तो आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और वो सारी प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई होती हैं। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। डिफरेंस क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा देखना, मैंने पैरेललोग्राम लिखा है तो इसमें भी मैंने अपोजिट साइड्स को तो इक्वल लिखा है ना, अपोजिट साइड्स को इक्वल लिखा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल। तो कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मिक्स हो रही हैं, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना, सेपरेशन रहना चाहिए उन बातों का। ऑल साइड्स में तो चारों साइड्स इक्वल हो गई तो अपोजिट भी इक्वल होंगी, और अपोजिट तो मैंने पैरेललोग्राम में भी लिख दी, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि पैरेललोग्राम बोला है तो अपोजिट तो वैसे ही इक्वल थी, लेकिन इसमें मैंने अलग से जो बात है जो इसको
पैरेललोग्राम से सेपरेट करता है, ठीक है, वो है इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड एक और चीज है इसमें, एक और इसकी प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है वो ये है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी करते हैं, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, लेकिन ये 90 पर राइट एंगल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बनाकर देखते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये जो डायगोनल्स हैं ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम इसको माइंड में कैसे याद रखेंगे, पहले तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारी याद करनी पड़ेगी, पैरेललोग्राम से कंपेयर करते जाएंगे। ये पैरेललोग्राम होता है तो वो सारी प्रॉपर्टी भी इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसकी अलग से खासियत है। इसके बाद अब इसमें क्या चीज नहीं होती, तो मैं ना ऐसा करता हूँ, इससे कंपेयर नहीं करवाता, पैरेललोग्राम से कंपेयर करते हैं सबको, ठीक है। जो बाकी के फिगर रहते हैं इसको मैं रख कर देता हूँ, अगर ये आपने नोट किया है तो, ठीक है। अब पैरेललोग्राम को फिर से रिकॉल करते हैं माइंड में। पैरेललोग्राम में अगर हमारे चारों एंगल इक्वल हो जाएं, उसमें ना ऐसा होता है, उसमें पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स अलग अलग इक्वल होते हैं। जैसे कि ये हमारा अगर ABCD है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे रेक्टेंगल ना मान के पैरेललोग्राम कंसीडर करके चलता हूँ, तो ये हमारे अपोजिट एंगल थे। सपोज करो कि ये 100 का है और ये बाकी के जो बचे हुए हैं हमारा 200 हो गया ना, 100 + 100 तो 160 बचा, तो 160 का जो हाफ है वो 80 हो जाएगा। तो ये दोनों अलग ही मेजरमेंट है इनका और इनका अलग मेजरमेंट है, तो ये पैरेललोग्राम तो हो सकता है उस कंडीशन में। लेकिन अगर चारों ही एंगल इक्वल हो जाएं किसी पैरेललोग्राम में, तब वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, तब वो एक क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो मैं इसको लिख देता हूं रेक्टेंगल, ठीक है। आप जो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें अगर कोई डाउट है उसमें कि भाई ये कैसे हो गया या वो कैसे हो गया, तो वो वही पूरे चैप्टर में यही करना है कि हमें प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे प्रॉपर्टी से हेल्प लेकर प्रूव होगी। अगर हमारे पास दो प्रॉपर्टी तो उसमें से एक गिवन होगी और दूसरी हमें प्रूव करनी होगी, ठीक है। इसी तरह से पूरे चैप्टर का में जितने भी क्वेश्चन है वो इस तरह से ही है। रेक्टेंगल में क्या अलग से डिफरेंस है, पैरेललोग्राम से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। पैरेललोग्राम में सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो इसमें भी होते हैं। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो इसमें भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, पैरेललोग्राम तो ये है तो सारी प्रॉपर्टी तो एप्लीकेबल है इसमें पैरेललोग्राम की। डिफरेंस ये है कि इसके चारों एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल मेजरमेंट होता है इनका। तो अगर इक्वल मेजरमेंट है तो इसका मतलब तो चारों एंगल अगर इक्वल हैं तो टोटल तो सम 360 होता है, तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है हर एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है, हर एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं। तो ये दो बातें इसकी डिफरेंट है पैरेललोग्राम से, कि इसका हर एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री जो हो गया 360 के हिसाब से, और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो बात तो पैरेललोग्राम में भी थी तो इसमें भी रहेगी। लेकिन इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं, ठीक है, इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। तो मैं एक तो लिख देता हूं कि इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम। दूसरी बात जो इसमें सेपरेट है वो ये है कि ईच एंगल
90 डिग्री, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दो, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, all angles are of equal measure। दोनों में से कोई भी एक बात चलेगी, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, तो सभी एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं, तो मतलब वही बात होगी 90 डिग्री, ये एक ही बात है। दूसरी, इसमें डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। देखिए इसमें मैंने आधी बात लिखी है, डायगोनल्स आर इक्वल लिखा है, जबकि हमें लिखना चाहिए कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर तो पैरेललोग्राम में आ चुका है, तो मैं उसको दो बार नहीं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल सफिशिएंट है, क्योंकि आप पैरेललोग्राम बोल चुके हो, तो वो वाली सारी प्रॉपर्टी तो एप्लीकेबल है ही, और ये अलग से प्रॉपर्टी दो है कि डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो जाता है। इसके बाद आता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, देखो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ट्रेपेजियम की, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल की, सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है एक स्क्वायर में। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं उसको। अच्छा, इस स्क्वायर और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें भी एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती। अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो फिर वो एक स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, मैंने भी इसमें आपको एक बात और अभी बतानी थी कि इनका मिनिमम क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे हम चैप्टर में, कि किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसमें हमें कम से कम क्या बात प्रूव करनी है जो कि इसको रेक्टेंगल बोला जाए किसी क्वाड्रिलेटरल को। तो हमें उसको एक तो पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा और उसका कोई भी एक एंगल 90 प्रूव करना होगा। सिर्फ एक एंगल 90 प्रूव करने से उसके सारे एंगल 90 90 हो जाएंगे। कैसे? पहले तो मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो अगर पैरेललोग्राम प्रूव करोगे तो हमें उसकी प्रॉपर्टी पता है कि उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एंगल 90 को प्रूव करना है, एक एंगल 90 हो गया तो उसका अपोजिट भी 90 हो जाएगा। फिर एक और दूसरी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 मैं प्रूव कर चुका हूँ पहले से ही, तो ये प्लस ये 180 है तो वो भी 90 हो जाएगा, फिर उसके अपोजिट वाला भी 90 हो जाएगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने का? एक तो उसको आप रेक्टेंगल प्रूव कर दो, एक तो उसको रेक्टेंगल प्रूव करने का, किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा? एक तो आप उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो और एक उसका कोई भी एंगल 90 प्रूव कर दो। ऐसे ही सभी फिगर्स के मिनिमम क्राइटेरिया हैं, कैसे प्रूव करेंगे और क्या उसमें गिवन होगा, ये सब जब क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि उसमें डेटा क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है वो तभी पता चलेगा, और उसको उसी हिसाब से हम प्रॉपर्टी यूज करके कर देंगे। ठीक है, अच्छा मैंने बोला था ये रेक्टेंगल है, अगर इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, ये हमारा स्क्वायर हो गया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। स्क्वायर में क्या क्या होता है देखते हैं। इसमें सभी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये फिफ्थ है ना, सभी प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal, all angles
एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल का मतलब है ईच एंगल इज 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो रोम्बस में भी थी। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स एक स्क्वायर के इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें इतना ही सफिशिएंट है, ये सभी प्रॉपर्टीज इसमें ही आपकी कवर हो रही है। देखो चारों साइड इक्वल हो गई, चारों एंगल्स इक्वल हो गए, डायगोनल्स इक्वल हो गए आपस में और एक दूसरे को 90 पे भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करना है तो उसमें कुछ तो डेटा गिवन होगा कि भाई इसकी साइड्स इक्वल है या इसके एंगल्स इक्वल है या इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो जो भी गिवन होगा उसके अलावा भी हमें कोई एक दो प्रॉपर्टी और प्रूव करनी होगी, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि क्या गिवन है और कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। एक काइट और रह गई है, मैं काइट को भी जल्दी से बता देता हूँ क्या होती है। काइट आपकी इस तरह से बनती है, इसमें क्या होता है, ए बी सी डी ऐसा लिख लेते हैं, ये हमारी काइट हो गई। देखो काइट में ये दो डायगोनल्स तो इसमें भी होंगे, सभी में होंगे। ये जो दो साइड है ना, ये दो ए बी और ए सी, ये आपस में इक्वल होती हैं। जो शॉर्टर साइड है, एक तरह से स्मॉल साइड्स है, जो स्मॉल साइड्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं, जो लॉन्ग साइड्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसमें डायगोनल भी दो हैं, एक स्मॉल डायगोनल है ये आपका बीसी और एक एडी, ये लॉन्ग डायगोनल है। तो जो लॉन्ग डायगोनल होता है वो तो यहां से इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो ये तो छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है। इसका मतलब है कि जो लॉन्ग डायगोनल है वो तो बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, बट जो ये स्मॉल डायगोनल होता है ये बाइसेक्ट होता है आपस में, ठीक है। क्या होता है, ये बाइसेक्ट होता है इसका, और ये 90 पर भी बाइसेक्ट होता है, ठीक है। ये 90 पर भी बाइसेक्ट होता है, ए बी सी डी, इसको ले लेता हूं मैं ई। तो इसका मतलब है बीई और सीई इक्वल होगा और ये एंगल 90 डिग्री पर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है ये, बल्कि इंटरसेक्ट की जगह हम बोलेंगे बाइसेक्ट करता है, क्यों, जो एडी डायगोनल है वो बीसी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें स्मॉलर साइड दोनों इक्वल होती है और लोअर साइड दोनों इक्वल होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, both smaller sides are equal, both longer sides are equal, इसमें एक और क्या लिखा जाए, इसको लॉन्गर डायगोनल बोला जाए या बिगर डायगोनल, ठीक है, या ऐसा बोलते हैं स्मॉल एंड लार्ज बोल लेते हैं। लार्जर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर एट 90 डिग्री, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, द बिगर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर एट 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लार्जर ही लिख लेते हैं, लार्जर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर वन, द स्मॉलर डायगोनल बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगोनल एट 90 डिग्री, ठीक है।
सिर्फ मैंने आपसे बात की थी, सिर्फ ट्रेपेजियम का एरिया बताया था। एक्चुअली किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक जनरल फॉर्मूला होता है एरिया का, बल्कि पैरेललोग्राम की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में तो हम उसमें किसी तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, वो हीरोज फॉर्मूला का भी यूज हो जाता है उसमें, या उसमें वर्टिसेस दिए हो तो एक और रूल होता है, वो ठीक है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। तो किसी भी पैरेललोग्राम की बात करते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस उसकी मल्टीप्लाई हाइट से करनी है। अब हाइट आपकी किस वर्टेक्स से आई है और किस साइड पर जा रही है, तो जिस साइड पर वो जाएगी, एल्टीट्यूड जिस पर जाएगी, जिस पर पड़ेगी, वो बेस होगा, ठीक है। वो जब भी क्वेश्चन करेंगे तो तब डिस्कस करते हैं। अभी हमें यहाँ तक क्लियर करना था। अगर आपको इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछनी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।